Welcome my curious friend. Today we are going to study chapter 1 that is a real number. ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है. इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं रियल नंबर्स का. चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे है. ठीक, आपको एकदम क्लियरिटी से समझ में आएगा. जैसे मैं बताऊंगा ऐसा इंटरनेट पे किसी ने बताया ही नहीं होगा, यूट्यूब पे किसी ने बताया नहीं होगा, ये पहले गारंटी मैं लेता हूँ. अब चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रियल नंबर्स, चैप्टर का नेम ही है रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स होता क्या है, हमने 9th में भी पढ़ा था और यहाँ पे अब 10th में पढ़ते हैं. रियल नंबर बेसिकली 2 टाइप्स में बटा होता है. फर्स्ट इज रेशनल नंबर, सेकंड इज इरेशनल नंबर. ठीक, अब ये आया कहाँ से. सबसे पहले हमारा था नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स में जब जीरो ऐड किया तो हो गया होल नंबर. होल नंबर्स में होल नंबर्स और प्लस निगेटिव नेचुरल नंबर्स को जब हमने ऐड किया, मिलाया, तो हो गया इंटीजर्स. अब इन तीनों का जोड़, इन तीनों को जब मिलाया तो बन गया रेशनल नंबर. तो नेचुरल नंबर्स हमारा क्या था, जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 एंड डैश 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 इनफाइनाइट. ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जो हम नेचुरल नंबर्स कहाँ से आए, नेचर से. किसी भी आदमी, इंसान, छोटे बच्चे से, किसी भी से आपसे कहेंगे कि आप गिनती नंबर्स गिनना शुरू करो तो वो 1 से ही स्टार्ट करेगा, इसलिए इसको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है. नेचुरल नंबर्स में जो हमने जीरो ऐड किया, 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया, होल नंबर्स हो गया. होल नंबर्स में अब इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर प्लस निगेटिव नेचुरल नंबर्स. जैसे यहाँ पे -2 -1 0, यहाँ पे 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट, और इधर भी ये समझ लो -3 और ये डैश 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 निगेटिव में इनफाइनाइट. ठीक, तो ये क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया. इधर क्या है, नेचुरल पॉजिटिव नंबर्स है और इसको आप नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं. इधर निगेटिव नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, या आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं इंटीजर इज ए कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड निगेटिव नेचुरल नंबर्स. क्लियर है. अब रेशनल नंबर्स क्या है, जो आप p/q के फॉर्म में लिख दें, लेकिन q 0 नहीं हो सकता है. ठीक है, तो इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. यस, इसको p/q को यस क्यों, आप -1 ले लेंगे, -2 ले लिया, -2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. यस, हम -2/1 लिख देंगे. तो -2 लिखो या -2/1 लिखो, बात तो वही है, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो -2 ही आएगा. तो मतलब p/q के फॉर्म में लिख तो गया और q 0 नहीं है. तो किसी भी नंबर को आप उठाएंगे, जैसे यहाँ पे 3/1 लिख दिया तो ये 3 ही आएगा, लेकिन ये p/q के फॉर्म में लिख तो दिया मैंने. ठीक है, तो ये रेशनल नंबर्स में, रेशनल नंबर ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स. ठीक, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल नंबर्स पे होता है, वो भी रेशनल नंबर में आ जाता है. अब यहाँ पे इरेशनल नंबर क्या है, जो p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको कहते हैं इरेशनल नंबर. इसमें रूट 2 आ गया, √3 आ गया, लेकिन √4 नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, क्योंकि √4 का तो आंसर आ जाता है 2, पूरा ये होल नंबर अपना बाहर निकल गया. समझ गए. तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं. या इरेशनल नंबर्स का जो दूसरा डिफिनेशन है वो क्या है, इरेशनल नंबर्स which can neither be expressed as a terminating decimal nor as a non-terminating repeating decimal called irrational numbers. तो ये वाला चीज़ जो आपको समझाना है, इसी चैनल पे आप जाइए और क्लास 9th इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 आप डालिएगा, तो उसमें इरेशनल नंबर क्या होता है उसमें क्लियरिटी से मैंने बताया है, तो वहाँ पे देख लीजिएगा. ठीक है, और इसमें मैं जो हमारा क्लास 10th का वही मैं बताऊँगा, बस थोड़ा सा मैंने इसको इंट्रोडक्शन दे दिया कि इरेशनल नंबर क्या होता है. ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब स्टार्ट होता है हमारा क्लास 10th का ओरिजिनल टॉपिक. सबसे पहला जो टॉपिक है वो है थ्योरम 1.1. ये क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा. ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फालतूगिरी है. दिमाग में एक क्या कहते हैं, दिमाग का एक टेंशन है. जो बचपन से आप डिवीज़न करते आए हैं, भाग करते आए हैं, वही चीज़ ये लिख दिए हैं कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग एज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. जैसे आप जानते हैं डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू कोशियंट, डिवीज़र इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर. ये तो आपको पता ही होगा. जैसे आपने 9 से 10 को डिवाइड किया तो क्या आता है, 9 1 जा 9, यहाँ पे कैरी क्या बचा, 1 बचा. ठीक है, या 11 आप ले लें कि थोड़ा अच्छा रहे. 9 1 जा 9, तो यहाँ 2 बचा, 9 1 जा 9, यहाँ पे 2 बचा. तो ये इसको आप इस वाली चीज़ को आप कैसे और लिख सकते हैं, तो 11 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 लिखते हैं, प्लस रिमाइंडर कर देते हैं. तो अब ये क्या, 9 1 जा 9 प्लस 2, तो रिमाइंडर 9 1 जा 9, तो ये हो गया 9 +2, ये क्या हो गया 11.
तो इस वाली चीज़ को इस तरह से लिखना, यही वाला काम इन्होंने बता दिया है अपने थ्योरम बता के, फालतूगिरी काम किया है। तो वही डिविडेंड, ए क्या है डिविडेंड, बी क्या है डिवीज़र, ये है ए, ये है बी, ये है क्यू, ये है आर। समझ गए? यही वाला चीज़ इन्होंने इस तरह से बता दिया है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो क्या है रिमाइंडर है वो या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा नहीं होगा, लेकिन लेस देन बी होगा। मतलब डिविडेंड डिवीज़र से, यह है बी, यह है डिवीज़र, डिवीज़र से छोटा ही रहेगा। ये 2 है, 9 से छोटा है ना, तो ये छोटा ही रहेगा। बी से आर छोटा रहेगा, रिमाइंडर डिवीज़र से छोटा रहेगा, लेकिन जीरो से इक्वल रहेगा, या जीरो से बड़ा भी हो सकता है। समझ गए? जैसे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 होता तो 9 1 जा 9, तो ये जीरो भी हो सकता था। समझ गए? तो जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा, मतलब डिवीज़र से छोटा हमेशा रहेगा। ये इसका कहने का मतलब है। तो ये बस ये डिवीज़न वाला मेथड है, इन्होंने ये फालतूगिरी किया है। समझ गए ना? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही हो गया कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए क्या है 11 है, बी क्या है 9 है, एंड कोशिएंट क्या है, क्यू से कोशिएंट आता 1 है, और प्लस आर क्या है 2 था। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे यूज़ इक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड दी HCF ऑफ 420 एंड 130। ठीक है? तो यही एल्गोरिदम मेथड जो बचपन में हम करते आए हैं कि किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है, वही करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं 130 डिवाइड बाई 420 कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक, 390 से यहाँ पे किया, अब ये आ गया 0, 12 माइनस 9 3, और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 130 कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, 3 4 जा 12, ये हो गया 0 1। अब यहाँ पे 30 आ गया, अब 10 3 जा 30, और ये हो गया इतना, ये हो गया इतना। अब 0 यहाँ पे आ गया, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। और अब जानते हैं जो 0 आ गया है तो उसके जिससे ये डिवीज़न हुआ है, ये वाला चीज़ क्या हो गया, हमारा HCF हो गया। तो HCF ऑफ 420 130, सही से लिख दो, HCF ऑफ 420 130 का हमारा क्या आया, 10 आया। लेकिन हमको यूक्लिड एल्गोरिदम मेथड से लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ये इतना पार्ट फर्स्ट पार्ट है, तो ये हमारा ए यहाँ पे क्या है, डिविडेंड क्या है 420, 420 क्या है डिविडेंड। और उसके बाद हमारा बी क्या है 130, मतलब डिवीज़र क्या है 130 इंटू 3 प्लस 30। समझ में आ रहा है? सबसे पहले 420 क्या है, ए है, और बी क्या है 130 है, क्यू क्या है 3 है यहाँ पे क्यू, और आर हमारा क्या रिमाइंडर यहाँ पर 30 है। तो यही तो हमने लिखा है, बस इसी तरह से लिखना है। 420 ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है, अब इसको भूल जाओ, अब ये वाला हमारा है सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, जो ए है हमारा 130 है, ठीक है क्या, 130 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर क्या था यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे 10 रिमाइंडर लिखेंगे। क्लियर हो गया? दूसरा क्लियर। अब यहाँ पे थर्ड पे आएंगे। थर्ड पे हमारा है ए क्या है, हमारा डिविडेंड क्या है 30, तो यहाँ पे हमने 30 लिखा, इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3। 10 क्या था डिवीज़र, कोशिएंट क्या था 3, तो 10 इंटू 3 प्लस 0। जैसे ही 0 आया, जैसे ही 0 आया वहीं पे हम रुक जाएंगे, स्टॉप कर देंगे। और हमारा अब यहाँ पे बता देंगे HCF, यहाँ पे 0 आया तो यहाँ का जो डिवीज़र होगा, यहाँ का जो डिवीज़र है, यही तो डिवीज़र है, यहाँ पे इस वाले पार्ट का डिवीज़र जो है जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम, वो क्या है 10 है, तो ये हो गया हमारा HCF। तो HCF ऑफ 420 130 इज इक्वल्स टू क्या 10, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो हम बचपन से करते हैं वही चीज़ है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जब हम डिवाइड किया तो हमारे ये सब फालतू गिरे आ गए। क्लियर है? अब ये वाला चीज़ को आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, इसमें थोड़ा सा आपको घुमा सकता है कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल होगा या 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, लेकिन b से छोटा होगा, मतलब b हमारा क्या था डिवीज़र था, डिवीज़र से छोटा रहेगा हमेशा। अब आगे बढ़ते हैं क्लियरिटी से। अब यहाँ पे हमारा है थ्योरम 1.2, क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। अब ये इसमें भी कुछ नहीं है, आप जो बचपन से करते आए हैं, क्लास 6 7 8 में LCM निकालते आए हैं ना, HCF निकालते आए हैं, वही चीज़ उन्होंने बता दिया है।
कि एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, जिसके मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वो कैसे एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर, मतलब 2, 3, 5 इन नंबर्स का प्राइम नंबर्स में उसको आप दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द फालतू लब 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 लब। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, अभी मैं ये वाला क्वेश्चन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इन दियर एलसीएम। ठीक है, एंड हेंस फाइंड दियर एलसीएम। तो HCF भी और एलसीएम भी हमें निकालना है किसकी हिसाब से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, क्लास 6 में तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो बता दे रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जैसे हमारे पास 96 है तो इसको इस तरह से हमें डिवाइड करना होता है, फैक्टर करना होता है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना होता है, 2 3 जा 2 4 जा 2 4 जा 8, 1 कैरी हुआ तो 1 एंड 6 क्या हो गया 16। ठीक है, 2 8 जा 16, अब 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा। इतना तो आप क्लियर है, समझ गए। अब यहाँ पर 404 को हमें क्या करना है, इस तरह से डिवाइड करके फैक्टर कर लेना है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। सबसे पहले हमें 2 से देखना होता है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। 2 से अगर ना हो तो 3 देखा जाता है, 3 से ना हो तो 4 से देखा जाता है, 4 से ना हो तो 5 से देखा जाता है, इस तरह से। लेकिन सबसे पहले सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर से देखा जाता है। अब यहाँ पे चलते हैं। अब 101 क्या 1 से डिवाइड होगा, नहीं। 2 1 से तो हो जाएगा तो अलग बात है, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, ये सीधे 101 से ही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमने लिखा 96 क्योंकि हमें HCF निकालना है। अब यहाँ पर हमने लिखा 404। 96 का क्या था, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हमारा 2 है, 1 2 3 4 एंड 5 इंटू 3। 404 में क्या 2 इंटू 2 इंटू 101। अब HCF हमें निकालना, तो कैसे HCF निकलता है, HCF मतलब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, अब इन दोनों में जो कॉमन आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, देखो बताओ, 2 और 2 है, यही तो है, और कोई मिल रहा है, और कहीं पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 टाइम्स 2 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टाइम्स मतलब 2 बार यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 है, ये तो और टाइम्स है लेकिन यहाँ पे और नहीं है। समझ गए ना, समझ गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है लेकिन यहाँ पे 2 ही टाइम्स 2 है, तो मिल के आ रहा है। एक बार यहाँ पे दोनों जो कॉमन आ रहा है उसको हम लेंगे। तो कॉमन फैक्टर, सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर लेंगे कि आपके और अच्छे से समझ में। तो कॉमन फैक्टर हमारा आ गया 2 इंटू 2, क्योंकि ये 1 टाइम एक बार 2 कॉमन आया तो एक बार लिख लिया, दोबारा कॉमन फैक्टर 2 आया, इसको लिख लिया, ये हो गया कॉमन फैक्टर। ठीक, और कहीं पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है लेकिन नीचे नहीं है, यहाँ पे 2 है लेकिन नीचे नहीं है, यहाँ पे 3 है लेकिन नीचे नहीं है, यहाँ पे 101 है लेकिन ऊपर 101 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या आया, 2 1 टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख लिया जाता है। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। HCF कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर पहले हमने देख लेना है कि कितने टाइम्स कौन कौन सा नंबर कॉमन फैक्टर में आ रहा है, बस उसी का मल्टीप्लाई आप जब कर देंगे, उसी का मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो हमारा आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हो गया हमारा HCF क्लियरिटी से। अब LCM कैसे निकाला जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो सबसे पहले कैसे निकाला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, अगर देखो यहाँ पे कॉमन है, ये दोनों मिल रहा है कॉमन है, तो इसको 1 टाइम्स लिखते हैं, 2 इंटू 2, ये कॉमन में आ गया, ये कॉमन में आएगा, तो इसको हम सिर्फ 1 टाइम्स लिखते हैं। ठीक, इस तरह से हमने लिखा। अब जो बचा है ये सब, इन सारों को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा था, 1 2 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स, और ये 3 को भी लिख लेंगे, 101 को भी लिख लेंगे। LCM इस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 3 जा 96, 96 101 कितना हो गया, 96 101, ये हमारा आएगा 9696। क्लियर है, तो ये हमारा आएगा 9696। ठीक है, ये हो गया हमारा LCM। समझ गए ना। LCM HCF तो निकालना जानते हैं ना। HCF कैसे मैंने निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर आना चाहिए,
तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या था, जो दोनों में कॉमन आए, तो दोनों में कॉमन क्या रहा था, 2 आ रहा था और ये 2 आ रहा था, तो इसको मैंने लिख लिया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो कॉमन फैक्टर आया है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन आया उसको 1 टाइम्स और एक ही बार लिखा जाता है, लेकिन जो कॉमन नहीं आया है उन सबको भी लिख लिया जाता है एक साथ, ठीक। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। क्लियर है। अब क्या करना है हमें, ये तो समझ में आ गया ना, बचपन से ये सब करते आए हैं तो यही सब फालतूगिरी बताया है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या कह रहा था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर है मतलब इसके पास एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो एक्सप्रेस कैसे हुआ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का, ये भी क्या 2 प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब यूनिक है, अलग है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। अब देखो 2 2 2 2 2 एंड 3 लिखा है, तो इसको आप 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर कहीं पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हमने कर दिया, ये हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि मतलब ऑर्डर कहीं पे भी हो सकता है, ये कहीं पे यहाँ भी कहीं पे। अब ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 1 2 एंड 3 इसके फैक्टर हैं, तो 2 इंटू 2 है 101 है, तो 101 को यहाँ पे लिख सकता हूँ, 2 और 2 इधर लिख सकता हूँ, 101 यहाँ लिख सकता हूँ, 2 और 2 इसके अगल बगल भी लिख सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बताया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये 2 क्या है, प्राइम नंबर्स, ये भी प्राइम नंबर्स, ये भी प्राइम नंबर्स है, क्लियर है। तो ये भी बताना था, ठीक है। तो एचसीएफ आप निकालना जान गए, एलसीएम निकालना जान गए, और सबसे जरूरी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का मतलब होता है कोई भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं थ्योरम 1.3 में, ठीक। तो थ्योरम 1.3 क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत ही, इसमें भी मतलब फालतूगिरी है और क्या बता दूं। तो जैसे आप जब बुक अपना खोलेंगे तो थ्योरम 1.3 देखेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से स्टार लगाओगे, यहाँ लिखा होगा प्रूफ, अब यहाँ पे नीचे लिखा होगा नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज। लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाएंगे और थ्योरम प्रूव करेंगे तो वहाँ पर इसका रेफरेंस देना होगा कि हम कहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरम 1.3 से सॉल्व कर ये करके बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चलो देखते हैं, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, ठीक है। पी क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। इफ़ पी डिवाइड्स आई स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स आई, पी डिवाइड्स ए वेयर आई इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे आपको समझना होगा ये मैथ की भाषा, ठीक है। अगर पी एक प्राइम नंबर है, कह रहा लेट, हमने मान लिया कि पी एक प्राइम नंबर है, पहले से मान लिया। इफ़ पी डिवाइड्स आई स्क्वायर, और अगर पी डिवाइड्स आई स्क्वायर कर रहा है तो आप बताइए, यहाँ पे देन का मतलब है कि बताइए, ये नहीं कि देन पी डिवाइड्स ए मतलब अपने आप से डिवाइड हो गया। बताइए कि कैसे पी डिवाइड्स ए वेयर आई इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब आप सबसे पहले प्रूव करेंगे तो आप कहेंगे लेट, मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा, ज़्यादा फालतूगिरी नहीं, हमें तो पता है कि पी बी आ प्राइम नंबर, क्लियर है, प्राइम नंबर है। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ बताइए, ए स्क्वायर को पी ने डिवाइड किया है, उसके बाद कह रहे हैं देन पी डिवाइड्स ए, ये क्या कह रहे हैं, पी ने ए को डिवाइड किया। अब कितना मतलब फालतूगिरी वाला है, अब देखिए कैसे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट क्या करते हैं, पी इक्वल्स टू 3 हम ले रहे हैं और ए इक्वल्स टू हम 6 ले रहे हैं, ठीक। अभी आप देखते चलिएगा, ये हमने ले लिया। अब क्या होगा, अब हमें क्या कह रहा है, अगर पी डिवाइड्स आई स्क्वायर तो ए स्क्वायर क्या होगा हमारा 36 होगा, ये स्क्वायर बाई पी, ए स्क्वायर क्या होगा 36 डिवाइड बाई 3। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हमारा 12 आएगा, आंसर आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, इसको बाद में, इसको ये वाला जो काम है इसको बाद में करना चाहिए था, लेकिन दिमाग में रखें तभी तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। जब भी क्वेश्चन रहे कि उल्टा दिया है, जैसे देखो उल्टा तो दिया है, पहले ए आना चाहिए उसके बाद ए स्क्वायर आना चाहिए, तो इसलिए मैंने उल्टा कर दिया, ए स्क्वायर को पहले मान लिया है, ठीक है। क्या किया, पी इक्वल्स टू 3 कर दिया, ए इक्वल्स टू 6 कर दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को अगर पी डिवाइड कर दे रहा है, तो अब क्या, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या ए देन डिवाइड्स ए बाई पी होगा, तो यस। अब ए हमने क्या माना था 6 और पी हमारा क्या था 3, मतलब 3 2 जा 6। तो यहाँ से एक मतलब साफ साफ क्लियर होगा कि अगर ए स्क्वायर पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। एक एग्जांपल और ले ले रहे हैं, ठीक। क्या एग्जांपल ले ले रहे हैं,
ए इज इक्वल्स टू पी को पहले माने पी इज इक्वल्स टू 2 एंड ए इज इक्वल्स टू 4 हमने ले लिया। क्लियर है। अब सबसे पहले वाला क्या था कि ए स्क्वायर बाई पी करेंगे तो ए स्क्वायर हमारा क्या है 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और पी हमारा 2 है 2 8 जा क्या हो जाएगा 16। क्लियर है। इसका आंसर आ गया मतलब 2 से ये डिवाइड होगा पी ने ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। अब सेकंड क्या था अगर ये डिवाइड कर रहा तो ये डिवाइड होगा कि नहीं तो ए बाई पी हम करेंगे तो ए हमारा क्या था आप बताएंगे 4 तो मैं कहूँगा 4 पी हमारा क्या था 2 यहाँ पे 2 2 जा 4 डिवाइड करेगा ना तो ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ से हमने 2 एग्जांपल्स लेके आपको बता दिया कि अगर ए स्क्वायर पी अगर ये स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड कर देगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बस यही करना है। अगर एग्जाम में आएगा तो आपने क्या लिखना है जो यहाँ पे लिखा है इसको आप लिख देंगे आप उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है इसको लिख देंगे उसके बाद 2-3 एग्जांपल इस तरह से ले लेंगे बता देना आपको क्लियरिटी से अगर आएगा तो पहली बात आएगा नहीं क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया है। तो बस थोड़ा सा समझ गए ना किस तरह से अगर ये स्क्वायर बाई पी है मतलब पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है। अब हम चलते हैं थ्योरम 1.4 पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है इरेशनल का हो या इरेशनल नंबर का हो। अब इसमें क्या करना है ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। जैसे आप अपने चारों तरफ देखते होंगे आसमान को देखते होंगे कि वो वहाँ पर कुछ दूर पर सटा हुआ है ज़मीन से एकदम टच हुआ है लेकिन जब वहाँ पे आप पहुँचते हैं तो देखते हैं यहाँ पे नहीं सटा है और आगे सटा है लेकिन कहीं पे सटा ही नहीं होता है कहीं से टच नहीं होता ज़मीन से कहीं टच नहीं होता है लेकिन हमें लगता है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हो गया। जैसे आप बस आ रही है कोई और दूर से आप देख रहे हैं आपको लगता है ट्रक है लेकिन जब पास आती है तो आपको लगता है तो बस ही है। और कभी दूर से ट्रक आ रहा है तो आपको लगता है बस है लेकिन पास आता है तो वो लगता है कि ट्रक है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि आपको लगता कुछ है होता कुछ है। तो यही काम यहाँ पे भी करना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कि आपने माना कुछ और आया कुछ। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन या प्रूफ ज़्यादा लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मानना होगा √2 इज इरेशनल नंबर है तो हमें मान के चलना होगा कि हमने मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है। क्या है रेशनल नंबर है। सबसे पहले हमने किया प्रूफ। अब यहाँ पे हमें लेट करना होगा लेट अस एज्यूम मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि √2 इज रेशनल है या नहीं है। समझ गए। तो इसलिए प्रूफ लेट अस एज्यूम हमने एज्यूम कर लिया है कि √2 क्या है रेशनल नंबर है मान लिया है। अगर √2 रेशनल नंबर है तो √2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। समझ गए ना। जैसे हमारे पास 3 है और ये अगर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हाँ तो ये हो गया p ये हो गया q लेकिन मैं यहाँ पे p/q नहीं a/b मानूंगा क्योंकि आसानी रहता है a/b मानूंगा। समझ गए। तो हमने लिया √2 इज इक्वल्स टू a/b। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात आती है यहाँ पे a एंड b आर सबसे बड़ा मेन रूल इसी का है आर इंटीजर्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये बहुत ही ज़रूरी है। एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 जैसे q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 तो b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। समझ गए ना। ये हो गया। लेकिन कहीं कहीं पे और बहुत से यूट्यूबर्स या किताबों में लिखा होता है को प्राइम नंबर्स यहाँ होता है कि a एंड b आर इंटीजर्स इतना तो लिखा होगा इंटीजर एंड को प्राइम नंबर एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ये भी लिखा हो सकता है। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जो दो नंबर्स हैं a एंड b नंबर्स इनके पास कोई कॉमन फैक्टर है नहीं कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये किसी से और डिवाइड नहीं हो सकते। बस ये आखिरी था जैसे 2/3 आप लिख दें ये किसी से डिवाइड होगा। कोई ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर दे जैसे यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है तो 2 से ये भी डिवाइड हो जा रहा है 2 से ये भी डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 2/3 कोई ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर दे तो इसके पास क्या है सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है और कोई कॉमन फैक्टर आपको पास है नहीं है। तो वही मैंने लिखा a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। समझ गए। और कहीं कहीं पे लिखा होता है कि a एंड b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं √2 इज इक्वल्स टू a/b है। अब क्या करना होगा ये वाला लिख दिया हमने और आप समझ गए इसका मतलब क्या है। अब इस स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करना है क्योंकि हमें जब
इसका मैटर होता है जब अंडर रूट 2 में आए तो थोड़ा दिक्कत होता है, रूट में कोई चीज़ होता है तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है तो इससे ना टेंशन लेना। जब हमने स्क्वायरिंग किया तो ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया और a बाई बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। जब इसको आपने सॉल्व किया तो हमारा आ गया, ये हो गया 2, ये हो गया a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा आ गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, ये हमारा आ गया। समझ गए, दिख रहा है क्लियरिटी से। अब इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर क्या है, अब यहाँ पे भी आप समझें। इसका मतलब है कि 2 अगर इधर जाएगा, सबसे पहले ये देखिए a स्क्वायर क्या है, ये वाला नंबर आपको क्या दिख रहा है, इवन पॉजिटिव नंबर दिख रहा है ना। ये स्क्वायर इज इक्वल्स टू इवन, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। ये वाला तो लिखने का कोई, या तो इसको आप लिख देना या तो इसको लिख देना, लेकिन ये वाला चीज़ आपको समझने की जरूरत है। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये समझने वाली बात है। क्यों इवन पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि किसी भी नंबर का, देखिए a स्क्वायर है, अगर आप -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये +1 आएगा, ठीक है, और +1 आएगा। अगर -2 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये 2 2 जा 4 प्लस आएगा। कोई किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव में ही आएगा, तो इवन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन इवन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पे -3 में करता है तो -3 का जो स्क्वायर होगा तो 3 3 जा 9 आएगा, पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन क्या ये इवन पॉजिटिव है, नहीं, क्योंकि और जब इसमें 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 2 जा 18 पॉजिटिव, वो इवन हो गया। 3 है, यहाँ पे -5 किया, -5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, तो ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन इसमें जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 25 2 जा 50, ये क्या आ गया, इवन नंबर आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इतना हो गया। तो यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू इवन पॉजिटिव इंटीजर कहने का यही मतलब था, ठीक है। इवन, यहाँ पे इवन भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। तो कभी भी आप जब किसी भी नंबर, नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो इवन वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। लेकिन इवन कब होगा, जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपने क्लियर समझ लिया, इतना हो गया। अब आपको क्या करना होगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b। अब यहीं पर सबसे बड़ी बात आती है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर मैं a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर लिखूँ तो इसका मतलब क्या है, 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही लिखना है, ठीक है, जो दिख रहा है वही लिखना है। 2 डिवाइड्स आई स्क्वायर, ठीक है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब इसको लिखो या ना लिखो, इसको समझने के लिए बताया है, समझ गए। तो बहुत सी चीज़ें समझने के लिए बताया है। अभी मैं आगे आपको क्लियरिटी से बता के दे दूंगा कि आपको जो क्वेश्चन में जो लिखना रहेगा या थ्योरम में जो लिखना रहेगा बस उतना ही लिखना है। यहाँ पे 2 चीज़ है, एक ही चीज़ लिखना है। तो ये वाला समझने के लिए है कि a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो यही वाला चीज़ मैंने इस फॉर्म में लिखा, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, समझ गए। अब अगर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, अभी पीछे हमने थ्योरम पढ़ा था, तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, बाई फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाई फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक्स 2 डिवाइड्स a। जैसे वहाँ पे क्या था, p, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे p की जगह पे, p के प्लेस पे यहाँ पे 2 है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स a, समझ गए ना। अभी जो उसके पहले मैंने पढ़ाया है वही वाला है। तो अगर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 2 डिवाइड्स a, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या, इतना काम हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट अस एज्यूम √3 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि इसके अपोजिट मानना हमें पहले ही से गलत मान लेना है। तो √3 इज ए रेशनल नंबर मान लिया। अगर रेशनल नंबर है तो √2 p/q के फॉर्म में होगा, लेकिन p/q हमने नहीं लिखा, a/b लिखा। तो √2 इज इक्वल्स टू a/b कर दिया, समझ गए ना, समझ गए। तो a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो। अब क्या क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप जानते ही होंगे ना। अब इसी का स्क्वायर मैंने कर दिया है। अब यही वाला सॉल्व करके यहाँ तक आ गया मैं। आप ये वाला सब छोड़ दीजिए, तो कितना छोटा दिख रहा है आपको, छोटा दिख रहा है ना। बस यही वाला चीज़ को मैंने समझाया है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई मतलब इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब इसी को मैंने ये दिखा दिया समझाने के लिए कि a स्क्वायर को 2 ने डिवाइड किया, बस इसी चीज़ को मैंने लिख दिया कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स 2 डिवाइड्स a, अगर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर तो 2 फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से 2 डिवाइड्स a करेगा। अब नाउ क्या करना है,
तो ए स्क्वायर क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या मान लिया, 2c मान लिया। समझ गए, अगर ए स्क्वायर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो ए भी तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। समझ गए ना, क्लियर है। कैसे क्लियर है, आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। जैसे ये स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 तो आएगा। समझ गया ना, तो आप कहेंगे कैसे, तो इसको आप फिर से देखो। अगर ए इज इक्वल टू 2 है, अब ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए इंटू ए, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया, ये स्क्वायर हो गया, आया ना, इवन का इवन ही आया। तो ये देखो ये बताए हैं उल्टा, इसीलिए थोड़ा दिमाग में अगर कभी खुरपैची है या दिमाग काम ना करे तो समझ जाना ये इस तरह से बताया, लेकिन ये होना किस तरह से चाहिए, पहले ए लेना चाहिए उसके बाद ए स्क्वायर लेना चाहिए, इसलिए थोड़ा दिक्कत आएगा। अगर हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 36 है तो ए इज इक्वल टू 6 आएगा ना, तो ये भी इवन है तो ये भी इवन होगा ना। तो आप कहते हैं कैसे, तो मैं अगर ए इज इक्वल टू 6 लूँ, समझ गए, तो इसी का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए, तो 6 इंटू 6, तो ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36। क्लियर है ना, तो कभी भी अपने दिमाग में रख लेना, अगर ए स्क्वायर इवन है तो ए भी इवन होगा, ए स्क्वायर इवन है तो ए भी इवन होगा, मतलब समझने के लिए है, बस आप लिख देना। तो अगर ए स्क्वायर इवन है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया, लेट कर लिया ए इज इक्वल टू 2c। समझ गए, फॉर सम इंटीजर c, नाउ ए इज इक्वल टू 2c फॉर इंटीजर c, मतलब ये आप कह सकते हैं c इज माई इंटीजर, c इज ए इंटीजर, कुछ भी कह सकते हैं। तो फॉर इंटीजर c, ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या करना है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब ए इज इक्वल टू 2c है हमारा, ये क्या था, ये हमारा इक्वेशन है। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लिया, कुछ भी मान ले, तो इसमें हमें पुट करना है ए की जगह पे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, क्लियरिटी से आपको करना होगा, ए की जगह पे हमारा है 2c, तो 2c का स्क्वायर, ए की जगह पे 2c लिखा, 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा 2 से 2 कैंसिल, तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, यहाँ पे आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये हमारा आ गया क्लियरिटी से। अब यही वाला चीज़ आ गया, यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर था, यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर था। समझ गए, ये दूसरा इक्वेशन हमारा आ गया। अब ये भी क्या है, b स्क्वायर क्या है, ये भी क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये स्क्वायर है 2 से मल्टीप्लाई है, b का स्क्वायर है, ठीक है। अगर a स्क्वायर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है तो b स्क्वायर भी इवन पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, क्योंकि ये b स्क्वायर है तो ये इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है तो इसलिए इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो फॉर सम इंटीजर्स c, फॉर सम इंटीजर c लिखो, या फॉर इंटीजर c, या c या लिखो कि c इज माई इंटीजर। तो ये हो गया, इतना क्लियर है। इसके बाद क्या करना होगा, ये भी इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, और ये भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है और सबसे अच्छी बात आती है, आपने क्या कहा था, चलो अभी देख लेते हैं। अब यही वाला चीज़ यहाँ पे भी लिखेंगे, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, 2 डिवाइड्स b, ये भी, अब ये भी आप ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ यही है, इसी की वजह से सारा इक्वेशन हमारा सॉल्व होगा। अब ये हो गया। अब क्या है, आपने क्या कहा था कि जो हमारे a और b हैं इनके पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। क्या आपने कहा था, a और b के पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, a को 2 डिवाइड कर रहा है और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब इसके भी पास 2 का कॉमन फैक्टर है, इसके पास भी कॉमन फैक्टर आ गया। यही तो कॉमन फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जिस नंबर का कि c का कॉमन फैक्टर a है, तो मतलब क्या a c को डिवाइड कर रहा है, समझ गया ना। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा गलत हो गया, यहाँ पे हमने कहा था कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये 2 a को डिवाइड कर रहा है और 2 b को डिवाइड कर रहा है, मतलब इसके पास भी कॉमन फैक्टर होगा, इसके पास भी कॉमन फैक्टर हो गया, तो हमने जो माना है वो गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर, so our assumption is incorrect, that under root 2 is rational। ठीक है, जो हमने अपना एजप्शन किया वो हमारा गलत है। सो वी कंक्लूड दैट, या वी फाइंड दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल।
ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर है, तो आपने प्रूफ लिखा। उसके बाद कहा लेट अस अज्यूम अंडर रूट 2 इज, क्योंकि हमको गलत मानना है तो रूट 2 इज ए रेशनल नंबर हम मान के चलेंगे। तो अंडर रूट 2 इज ए बाई बी के फॉर्म में हमने लिखा। यहाँ पे हमने लिख दिया ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो b इज नॉट इक्वल टू 0, तो पता है स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या ये आ गया। ए स्क्वायर क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, और 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यही वाला बाई फंडामेंटल थ्योरम से 2 डिवाइड्स ए। अगर इतना समझ में आ गया तो अब आपको एक नाउ करना है, ये वाला एक पॉइंट होता है, ये इसको भी फंसेंगे तो यहीं पे। तो ए इज इक्वल टू ए की जगह, ए स्क्वायर नहीं, ए की जगह हम 2c मान लेंगे सम इंटीजर्स के लिए, सम इंटीजर c के लिए। ठीक है, कोई इंटीजर c है उसके लिए हमने मान लिया कि ए इज इक्वल टू 2c। अब क्या करना होगा, ए की जगह पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ पे हम रख देंगे 2c। तो ए की जगह पे 2c लिखेंगे तो स्क्वायर है, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये कट के आ जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। अब वही वाला जो ए के यहाँ पे था इतना यहाँ पे लिखना होगा 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। उसके बाद बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स 2 डिवाइड्स b, देयरफॉर ये। अब आपको क्लियरिटी से लिखना है तो आप ऐसे लिख देंगे, और कोई मतलब आराम से इसको आप उतार सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट अस अज्यूम अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी, ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। क्लियर हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे, ए इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर क्लियरिटी से दिख रहा है, तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स 2 डिवाइड्स ए। ठीक, अब नाउ लेट करेंगे ए इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू 2b का स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b का स्क्वायर, यहाँ पे 2 कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये। इस तरह से आपको करना है। देयरफॉर ये सब लिख देना है। देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर, लेकिन हमने माना था कि ये को प्राइम नंबर है या इसके पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अब हमारा कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत हो गया, कि हमने माना था कि ये रेशनल नंबर है, इसलिए हमने फाइंड किया कि 2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आप बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की जगह पे आप लिख सकते हैं बाई थ्योरम 1.3। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई थ्योरम 1.3 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था थ्योरम 1.3 था, ये वाला हमने सॉल्व किया था कि अगर p डिवाइड्स, अगर a स्क्वायर को, मतलब p कोई नंबर है, अगर a स्क्वायर भी कोई स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो a को भी p डिवाइड करेगा। a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो a को भी p डिवाइड करेगा। ये इसको हमने सॉल्व किया था। तो यही वाला ये क्या था, थ्योरम 1.3 था। तो इसी चीज़ को यहाँ पर चाहे आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहें या बाई थ्योरम 1.3 कहें, समझ गए। अब हमारे पास है थ्योरम 1.5। इसमें क्या करना है, लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2n 5n where n m are non-negative integers। आप कह रहे होंगे क्या पढ़ रहे हैं सर, क्या पढ़ रहे हैं यार, तो मैं कहूँगा पढ़ रहा हूँ लेकिन अभी समझा दूंगा, ये बस फालतू लिखा हुआ है। जैसे ये क्या कह रहा है, लेट x बी अ रेशनल नंबर, x क्या था, कोई रेशनल नंबर था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, टर्मिनेट्स। तो टर्मिनेट्स का मतलब आप जानते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जिसका रिमाइंडर when the remainder of any rational number becomes 0 called terminating decimal। तो यहाँ पे ये था, तो ये जैसे ये है 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट, अब ये डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये 0.625 है। 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 0.25 मतलब ये टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ये खत्म, ये फिनिश हो गया। इस तरह से होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि इसका जो कोई क्या था, p बाई क्यू रेशनल नंबर था 1/4, p बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये पूरा कट गया है, पूरा डिवाइड हो गया, ये क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है देन x कैन बी एक्सप्रेस इन दी फॉर्म p बाई क्यू। अब कह रहा है कि फिर से, तो हमको दिया है सिर्फ यहाँ पे, इसका क्या कहने का मतलब, इन दी फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, फिर से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। अभी हमने पहले p बाई क्यू से इसको टर्मिनेट करवाया है, अब कह रहा है इसी चीज़ को इस तरह से लिखो,
पहले इसको इस तरह से लिखा, अब इसको कह रहा है इस तरह से लिखो, तो वही फालतूगिरी कर रहा है। एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी एंड क्यू आर को प्राइम, इतना तो जानते हैं कि को प्राइम का मतलब पी एंड क्यू के पास इसके उसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2n 5n, अगर नीचे वाला जो है इसको आप 2n 5n के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, n एंड m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगा, 0 हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, क्लियर है। अब यहाँ पे चलो देखते हैं, तो हमें देखो यहाँ पे ये सिर्फ दिया होगा, ऐसे थ्योरम आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन ही दिया होगा, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया है, हमें ये वाला नहीं दिया है, इसी चीज़ को हमें बनाना रहेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि जो जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए वो पूरा डिवाइड हो जाए, तो इससे हमने ये किया था। अब हमें सिर्फ ये दिया होगा, डेसिमल एक्सपेंशन दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, हमें फाइंड क्या करना होगा, ये दिया होगा, ये फाइंड करना होगा, ये दिया होगा, ये फाइंड करना होगा, इस तरह से दिया होगा, इसको फाइंड करना होगा। तो यही फाइंड करने का तरीका क्या है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स है 0.375, ठीक है। तो 375 अगर पॉइंट के बाद अगर 1 to 3 डिजिट है तो नीचे कितने से डिवाइड होता है, 1000 से, ठीक है, यही लिखा है। अब देखो सबसे पहले हमें दिमाग लगाना होगा कि इस चीज़ को हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होगा। अब p बाई क्यू का हमें दिया नहीं है तो डायरेक्ट कैसे आप कर देंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे फिर यही वाला फॉर्म आ जाएगा, तो हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, ये p बाई क्यू का फॉर्म है, समझ गए। तो इसके लिए हमें इसको 2n 5n के फॉर्म में नीचे वाले को बनाना पड़ता है। तो इसको कैसे हम, नीचे वाले तो हमने बना लिया, लेकिन ये इसी चीज़ से हमें डिवाइड करके छोटा करना होता है। तो या तो इसको ऐसे ऐसे नंबर से डिवाइड करते जाएं, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, मतलब जिससे जिससे दोनों डिवाइड होता है ज़रा छोटा कर लें। या आसान तरीका यही है कि आप इसको नीचे वाले को 2n 5 के फॉर्म में कर लें, 2 की पावर 5 के पावर में, और ऊपर वाले को भी। तो इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे करोगे, इसको आप इस तरह से डिवाइड कर लेना, 3 से 5 से, पहले 2 से करोगे, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, इस तरह से हमने कर लिया। तो 3 1 टाइम्स है और 5 3 टाइम्स है, तो इस तरह से इसको हमने डिवाइड किया, और नीचे वाला 5 × 3 के फॉर्म में हो जाएगा। देखो 1000 है तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, तो 2 × 5 की पावर 3 हो गई, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से हो जाता है, आप जानते होंगे पावर जब अगर यहाँ पे a है, b है और पावर 3 है दोनों पर, तो इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे 3 × 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 3 2 की पावर 3, तो ये 3 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो गया हमारा p बाई क्यू का फॉर्म, यही हमारा था, ठीक है। इसके पहले हमने क्या किया था, टर्मिनेटिंग क्या था, टर्मिनेटिंग हमारा जो डेसिमल था ये था, हमारे पास p बाई क्यू का फॉर्म था तो इसको डेसिमल में करना था, तो टर्मिनेट हमने करके डेसिमल फॉर्म में हम ले आए थे, ठीक है। अब हमें ये वाला दिया था, ये वाला नहीं पता था, इसको ले आए। अब ये वाला हमें दिया है, यहाँ पे ये वाला हमें दिया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया है, इसको हमें p बाई क्यू के फॉर्म में ले आना है। तो ऐसे 1 घंटा में टाइम लगेगा कि इसको किससे डिवाइड करें, इसको किससे डिवाइड करें, मतलब थोड़ा झंझट हो जाएगा, इसलिए हमें इसको 2 और 5 के फॉर्म में इसको हमें कन्वर्ट करके उसके बाद p बाई क्यू को फॉर्म में ले आना। अब यहाँ पे देखो 0.104 है तो इसको 10 की पावर 3 कर लिया, तो यहाँ पर हमने 10 को तोड़ लिया 2 × 5 में, तो ये 3 पावर हो गया, 2 की पावर 3 कर दिया, 5 की पावर 3 कर दिया, 104 को भी हमने इस तरह से कर लिया, ठीक। अब इसके बाद क्या है, 13 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, ये हो गया इतना, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया ना। अब ये बचा, अब इसको 13 125 125 ये हमने लिख दिया, ये हमारा p बाई क्यू का फॉर्म आ गया, क्लियर हो गया। बस इसमें यही करना है कि हमारे पास कोई एक्स रेशनल नंबर था जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट है, तो उसके बाद कह रहा है कि उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ, अगर इस तरह से दिया है तो उसके इस तरह से फॉर्म में आप कर सकते हैं। और हमारा जो p बाई क्यू होगा, अब ये 3 और 8 है क्या, को प्राइम, यहाँ पे क्या कह रहा है, p एंड q आर को प्राइम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 एंड 8 को कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो दोनों को डिवाइड कर सके, मतलब दोनों के पास यहाँ पे सिर्फ 1 है, 1 है, 1 ही जो एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा और कोई है ऐसा कोई नंबर आप बता सकते जो इसको डिवाइड कर दे, नहीं है ना। तो यही है कि p एंड q आर को प्राइम। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ 2n 5n, तो 2n और 5n के फॉर्म में हमने कर दिया था, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 वही है, तो या तो 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 2 की पावर मतलब 3 और नीचे 2 की पावर 3 है, ये असली आंसर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये भी है, ठीक है। तो अगर पावर के फॉर्म में लिखना होगा तो ये लिख देना, और पावर के फॉर्म में नहीं लिखना होगा तो ये लिख देना।
अब यहाँ पे पावर की फॉर्म में ये लिखना होगा। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 थी, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, और कहीं कहीं पे होगा कि दोनों यहाँ 2 और 3 दोनों पावर होगा, लेकिन कहीं पे एक ही चीज़, यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो ये भी सही है, 5 की पावर 3 है ये भी सही है, ठीक है। कहीं कहीं पे दोनों पावर आएगा, बस यही करना था। अब आइए थ्योरम 1.6 पर। इसमें क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n 5n where n m are non-negative integers then x has a decimal expansion which terminates। समझ गए? नहीं समझे ना? तो मैं आपको बताता हूँ, ये सब आप कर चुके हैं, आपके दिमाग में है, बस इसको थ्योरम क्या एक क्या कहते हैं रूप दे दिया गया है, थ्योरम बना के आपको बता दिया गया है ताकि आपके भेजे में भेजा रहे, मतलब आपके दिमाग में बैठा रहे। इसके पहले जो था 1.5 थ्योरम 1.5 था, इसमें क्या करना था आप जानिए। इसमें हमें डेसिमल में दिया था, ठीक है। क्या कह रहा था इसमें, डेसिमल में हमें दिया था, टर्मिनेट था, एक्स बी रेशनल नंबर, कोई एक रेशनल नंबर था, उसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है, उसको मैं टर्मिनेट करके दिया गया था डेसिमल एक्सपेंशन, उसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाना था, पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाना था, ठीक है। और क्यू को 2n या 2n 5n के फॉर्म में बनाना था, या दोनों हो जाए या एक हो जाए, इस फॉर्म में बनाना था। अब यहाँ पे हमें दिया था पॉइंट में, मतलब टर्मिनेट करके हमारा सॉल्व करके दिया था, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाना था। क्लियर है? अब जब हम 1.6 में चलते हैं, इस वाले थ्योरम में क्या करना है आप समझिएगा। इसमें x इज इक्वल टू पी बाई क्यू दिया है। क्या दिया हुआ है हमें, जो स्टार्टिंग में फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो रेशनल नंबर होता है, वही दिया गया है पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें दिया गया 3/8। अब इसको तो आप डायरेक्ट कर लें, जैसे 8 है यहाँ पे 3 है, 8 से 3 को डिवाइड करना, तो 8 से 3 को मैंने डिवाइड किया, इस तरह से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू द फॉर्म ऑफ 2n 5n, इसके फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। ये देखो 2n क्या कहते हैं, 2n 5n के फॉर्म में बन गया है, अगर आपको बनाना हो तो। लेकिन आंसर आपका यही आ रहा है ना, तो फाइनल है, डायरेक्ट आप यहीं से सीधे कूद के आप यहाँ पे आ सकते हैं, या ये सब मगजमारी आप करिए, ठीक है। तो इसका ये कहना है, लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ये x इज कोई नंबर है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, बी आर रेशनल नंबर, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू ऑफ द फॉर्म 2n 5n के फॉर्म में बनाने के लिए जैसे यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ 2 की पावर 3 कर दिया गया है, तो ये हो गया। अब 5 भी लाना है, तो 2 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ऊपर नीचे इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है क्योंकि ये और ये अगर काट दोगे तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर वही बचेगा ना। तो इससे जब दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में अगर आप काट भी सकते हैं तो ये ओरिजिनल वही बचेगा। इसके बाद 2 × 5 से मल्टीप्लाई किया 10 हुआ, 10 की पावर 3 हुआ, वही हो गया 1000। उसके बाद जब ये 1000 है तो 0.3 डेसिमल के बाद लगता है, तो यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये वाली बात है, ये तो आप डायरेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये एक थ्योरम है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं लेना, बस क्वेश्चन में आएगा तो इसलिए बताना पड़ता है। अब 13/125 है, इसको डायरेक्ट मैं कहाँ कहते हैं 125 डिवाइड बाई 13 को डिवाइड बाई 125, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका क्लियरिटी से। क्लियर है? अब या तो आप क्या कहते हैं 2n 5n के फॉर्म में बनाएंगे तो 13 और 125, हाँ देखो इसको जब क्या कहते हैं 5 और 2 के पावर में बनाना रहेगा तो इसको 125 डिवाइड बाई 125 आप डिवाइड कर लेना, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा एंड 5 1 जा, तो ये 3 टाइम्स हो गया, तो 3 टाइम्स कर दिया। अब यहाँ पे 5 की पावर आ गई लेकिन 2 की पावर नहीं है, तो 2 की पावर से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 की पावर से कितने पावर 2 पे कितनी पावर आप करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 की पावर 3 है तो 2 की पावर भी 3 रहेगी ये, और इसका जो दोनों का पावर रहेगा सेम रहेगा, तो यहाँ से हमें नीचे पता चलेगा, अभी इतने ही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा, इस तरह से काम हो जाएगा, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे छोटा था तो हमने इस तरह से कर लिया था, अब यहाँ पे जब बड़ा है तो इस तरह से आप कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसे ये 10 की पावर 3 4 या जैसे क्या कहते हैं 10 100 1000 यहाँ पे बन जाए, लाख बन जाए, तो ये आपको आसानी रहती है कि कितने के बाद पॉइंट सिप लगा देना है। अब यहाँ पे ये आसान था इसलिए हमने तुरंत डिवाइड कर लिया। थोड़ा सा कठिन हो गया ना, अगर डायरेक्ट करोगे 125 13 से डिवाइड करोगे थोड़ा टफ आ जाएगा, तो इसलिए 2n 5n के फॉर्म में बना के आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये वाला थ्योरम आपके बहुत काम आएगा। अब हम चलते हैं थ्योरम 1.7 में। इसमें क्या करना है, दिस इज ए लास्ट थ्योरम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है। अब अभी अब तक हमने 1.5 और 1.6 पढ़ लिया था कि कैसे क्या करना है। अब 1.7 में क्या करना है, लेट x is equals to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2n 5n where nm are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is not terminating or repeating।
ठीक है। इसका क्या कहने का मतलब है, आपके पास जैसे अभी आप 1.6 आपने पढ़ा तो यहाँ पे p बाई पी को फॉर्म में दिया था, लेकिन इसका जो q था ये 2n 5n के फॉर्म में बन रहा था, 2n 5n के फॉर्म में आप बना सकते थे आराम से, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि जो q इज़ नॉट, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, q इज़ नॉट फॉर्म 2n 5n, समझ गए, क्लियर है, क्लियर हो गया। यहाँ पे बस यही है कि जो x क्या है रेशनल नंबर है, लेकिन जो उसका q है नीचे वाला तो q होता है वो 2n और 5n के फॉर्म में नहीं बनेगा। अब यहाँ पे 1/7 है, इसको 2 के पावर या 5 के पावर में बनाइए, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। 1/3 है, ये 2n 5n की पावर नहीं बनेगा, तो इसलिए इस तरह के नंबर्स को क्या कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका कभी रिमाइंडर जीरो ना आए, समझ गए, रिमाइंडर कभी जीरो ना आए और ये मतलब एक पॉइंट के बाद कुछ पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो ना आए, और रिपीटिंग का मतलब ये वाला जो कोशेंट आपका आ रहा है ये रिपीट होता रहेगा। ये इतना हो गया, देखो 7 1 जा 1 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे तो जीरो, उसके बाद इस तरह से आप डिवाइड करते जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे 49, 1 बचेगा। अब फिर वही वाला स्टार्ट हो गया ना, 10 यहाँ पे 10 था, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे फिर 1 4 2 8 5 7 ये इस तरह से आएगा, फिर 1 4 2 8 5 7, तो यही ये रिपीट हो रहा है इतना, ठीक है। जैसे 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट बढ़ाया, 3 3 जा 9 1, फिर 0 3 3 जा 9 1 आया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आया, 3 3 जा 9, फिर 1 आया। तो इस तरह से ये रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, या एक क्या ग्रुप ऑफ डिजिट, समझिए ये इतना ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, या एक ही डिजिट बार बार रिपीट होते रहेगा, समझ गए। तो वही नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आ रहा है। अब ये रिपीटिंग का मतलब जो कोशेंट है वो रिपीट हो रहा है, और लेकिन किसका होगा, जिसका जो नीचे वाला है 1 p/q के फॉर्म में होगा, जिसका q 2n एंड 5m के फॉर्म ना बनाए, ठीक है, 2n 5n का फॉर्म ना बनाए, उसको क्या कहेंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स डेसिमल कहलाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें जो हमारा इंट्रोडक्शन था यहीं तक था। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।